सो रिवीजन बुकलेट, केमिकल बॉन्डिंग, पहला क्वेश्चन आ रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ टू मॉलिक्यूल विच डू नॉट फॉलो लुईस रूल ऑफ ऑक्टेट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दो एग्जांपल दे देते हैं जो सबसे आसान रहते हैं, एक तो छक्के का दे देते हैं, एक जिसका ऑक्टेट कम है और एक इसका ऑक्टेट ज्यादा है। तो एग्जांपल ले सकते हो आप AlCl3, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बनाओ डायग्राम, जल्दी करो, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक्टिव रहना है। टू इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। देखो तरीका तो यही है कि हम डायग्राम देकर आए, बाकी ठीक है एग्जांपल भी दे सकते हैं, बट तरीका ये है कि हम डायग्राम देकर आए। PCl5, क्या प्रॉब्लम है, हाँ राइट वर्ड क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो ये दोनों आप लुईस रूल ऑफ ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते, कभी भी उटपटांग एग्जांपल नहीं देते। कोई डेफिनेशन भी अगर आपसे कोई पूछता है ना, सबसे आसान एग्जांपल दो। कोई आपसे पूछे गिव वन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, आप बेंजीन दो। नेवर गो टू पायरॉल, पिरिडीन, बड़ी बड़ी बातें मत सोचो। डेफिनेशंस में कहीं और भी सबसे इजी एग्जांपल विच यू आर वेरी मच श्योर, हमेशा वो देकर आओ। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। आपको पता है ये हमेशा से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है फॉर्मल चार्ज का, और मैंने आपको ये ट्रेनिंग दे रखी है कि आप फॉर्मल चार्जेस तभी निकाल पाओगे जब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आते हैं। फॉर्मल चार्ज हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद निकाला जाता है। तो ये हमारी ओजोन है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है। आओ हम एक एक करके तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालें। किसी को फॉर्मूला याद है फॉर्मल चार्ज का? V माइनस हाफ L या S? S माइनस L। हाँ जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में? ऑक्सीजन ग्रुप 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो पहली ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना रही है? 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर की फॉर्म में है? हाफ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, तो क्या आ गया फॉर्मल चार्ज? 0। तो इस ऑक्सीजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। फिर आप आती है आपकी सेकेंड ऑक्सीजन। चलो आप यहां तक नोट करो। जो सेकेंड ऑक्सीजन है आपकी, उसमें भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब आप चेक करो कि जो सेकेंड ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना रही है। देखो 1, 2 और 3। 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एस का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में? 6। माइनस कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर की फॉर्म में है? 2। 1 आंसर आ जाएगा प्लस में। अब थर्ड ऑक्सीजन का आप खुद करना और सही करना। ओजोन हमेशा नंबर 1 केस है फॉर्मल चार्ज के लिए। हाँ बेटे बोलो। चलाया नहीं उसने अब तक। हाँ जी, थर्ड ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? थर्ड ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रही है? एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लोन पेयर की फॉर्म में है?
नंबर 1 क्वेश्चन है जी फॉर्मल चार्ज का। ये इंसानों की तरह काम करने का तरीका है। फाइनल एग्जाम है, हम बहुत कुछ हवा में भी कर सकते हैं। स्कूल टीचर का फिर पता नहीं है किस बात पे नाराज हो जाए। वैलेंटाइन डे मेरा मानना है टीचरों के लिए बनना चाहिए एक्चुअली, यही नाराज होती है सबसे ज्यादा। टीचर्स डे होना ही नहीं चाहिए, वैलेंटाइन डे होना चाहिए इनका। हाँ जी, थर्ड आ रहा है, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सीओ। तो ऑलरेडी आपको काफी एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा इसको खींचूंगा नहीं बात को मैं। आपको क्या सीओ का डायग्राम किसी को याद आता है? सीओ रो में ट्रिपल बॉन्ड है, एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक लोन पेयर यहाँ पे है। तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। आप रूल्स फॉलो भी कर सकते हो, मैं जानबूझ के फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सीधा ही बना रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। ये सीओ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, आप चेक कर सकते हो। ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और उधर से ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चनों पे फोकस करो, रिवीजन के लिए उतने ही स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करो जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है आपको याद होगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताती है कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आके बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे उनकी एनर्जी वेरी होती है। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट डज द पॉइंट एक्स सिग्निफाइज। और मैं फिर से ये, हाँ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग बोलो क्या आंसर है इसका। पॉइंट एक्स क्या इंडिकेट करता है? यस, ये शो करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को। ये देखो एक्चुअल डायग्राम में वैसे ये बाहर भी होता है ऐसे। सो जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर थे, फोकस, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर थे, वेरी फार, और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन, कुछ भी प्यार, वो जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, तो हम मानते हैं कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव है। जीरो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जीरो भी मान सकते हैं। ये लो, ये पॉइंट ए होता है। पॉइंट ए ऐसा पॉइंट है जिसपे दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से बहुत दूर है और उनके बीच में कोई अट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं है। फिर लेट्स सी पॉइंट बी। अब आप देख रहे हो एनर्जी कम हुई है। हमारी केमिस्ट्री का ज्ञान है एनर्जी कब कम होती है, जब एटम पास आते हैं और अट्रैक्शन बनाते हैं। केमिस्ट्री का नियम है अट्रैक्शन से एनर्जी लो होती है, जितनी सिस्टम अट्रैक्शन बनाता है उतनी एनर्जी कम होती है। तो बी कैसा पॉइंट है? बी ऐसा पॉइंट है जब हाइड्रोजन एटम, सो ए वो पॉइंट है जब दो हाइड्रोजन एटम आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, नथिंग। पॉइंट बी ऐसा पॉइंट है जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के एक्चुअली सामने खड़े हैं और इनके बीच में अट्रैक्शन बननी शुरू हो गई है, एक दूसरे की शक्लें देख ली है इनकी, इन्होंने कॉफी डेट कर ली है, नाउ दे नो ईच अदर, नाम वाम फोन नंबर एक्सचेंज हो गए हैं, तो थोड़ा प्यार बढ़ना शुरू हुआ है, एनर्जी सिस्टम की डाउन हुई है, आज शादी है इनकी। तो सी पॉइंट का मतलब है कि इनमें केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, बकायदा कोवलेंट बॉन्ड बन गया, और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड बनेगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस होगी। इसीलिए ये इस ग्राफ का मिनिमम एनर्जी पॉइंट है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये इसका मिनिमम एनर्जी पॉइंट है। मिनिमम एनर्जी इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो सी पॉइंट दर्शाता है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपने पहले आंसर लिख लो, लिखो पॉइंट एक्स सिग्निफाइज, point x signifies formation of covalent bond between atoms. Point x signifies formation of covalent bond between atoms. It is the point of minimum energy. It is the point of minimum energy. बाकी चीजें अब आप नोट कर लो आराम से, यहीं करनी है किसी और खाली पेज पे करनी है आप देखो, लेकिन ये सब चीजें नोट करो।
कोई सवाल किसी के मन में है तो पूछ लो। सो दो एटम बहुत दूर थे, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं थी, सिस्टम की एनर्जी लगभग जीरो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। पास आए, अट्रैक्शन बननी शुरू हुई, सिस्टम की एनर्जी कम हुई, बी पॉइंट। और पास आए, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, सी पॉइंट। फिफ्थ क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन लैटिस एनर्जी, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉर्न-हैबर साइकिल। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो आपको पता है जब आयंस पास आते हैं तो लैटिस फॉर्म करते हैं। आंसर लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, amount of energy release when isolated gaseous ions, amount of energy release when isolated gaseous ions come together, when isolated gaseous ions come together and form solid lattice, when isolated gaseous ions come together and form solid lattice, come together and form solid lattice. एग्जाम्पल देना चाहते हो ऐसे दे सकते हो, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस, जब ये दोनों एक साथ सॉलिड NaCl फॉर्म करते हैं, इस दौरान जो एंथैल्पी में चेंज आता है उसे लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल का ये क्वेश्चन स्कूल में आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्कूल टीचर क्या करते हैं कि थोड़ा अवॉइड करते हैं न्यूमेरिकल ज्यादा देना। तो बॉर्न-हैबर साइकिल पूछ लेने का मतलब है थ्योरेटिकल वे में न्यूमेरिकल करवा दिया। तो क्या है बॉर्न-हैबर साइकिल? बॉर्न-हैबर साइकिल तरीका है लैटिस एनर्जी निकालने का। मैं आपको NaCl का केस ही समझाता हूं, जो सबसे बेसिक केस है हमारा। तो NaCl कैसे फॉर्म होता है, यहां देखो, सबसे पहले Na सॉलिड होता है हमारे पास, हम इसको हीट करते हैं ये सोच के कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में। फिर हम सोडियम गैस को हीट करते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्लोरीन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो Cl2 है, वो गैस की फॉर्म में होता है, हम इसको हीट करते हैं, ये Cl गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पे हाफ लगाना पड़ता है, क्योंकि हम NaCl बना रहे हैं जिसमें हमें एक Cl चाहिए होगा। और मैं लगातार आपको सिखा रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉन तब तक लॉस नहीं कर सकते जब तक गेन करने वाला ना हो। सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया है तो वो क्लोरीन के भरोसे ही करा है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। Na प्लस गैस बन चुका है, Cl माइनस गैस बन चुका है, और जब Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, ये सॉलिड NaCl में कन्वर्ट होते हैं। अगर हम ये सारे रिएक्शन ऐड करें तो कुछ कॉमन चीजें कट जाएंगी, उन्हें हम आराम से क्रॉस लगाते हैं। तो आप देखो Na प्लस गैस से कट जाएगा, Cl माइनस गैस से कट जाएगा, इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, सोडियम गैस से कैंसिल हो जाएगी, Cl गैस से कैंसिल हो जाएगी। नेट क्या बचेगा आपके पास? Na सॉलिड, हाफ Cl2 गैस, NaCl सॉलिड। ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एक मोल कंपाउंड बने, अपने एलिमेंट से बने, और सभी लोग अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में लिखे गए हों, इसे क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं ऑफ क्लोरीन।
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। तो बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से हम लैटिस एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? ये होती है हमारी लैटिस एनर्जी। तो आपको पता है कि अगर आप ये सारे हेस लॉ को याद करो, जो थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है, कि जो वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इट टेक प्लेस इन मल्टीपल स्टेप, नेट एंथैल्पी चेंज रिमेन सेम। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम प्लस, बस ये ऐड करते जाना है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस हाफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन प्लस लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। इस प्रकार इसको सॉल्व करके सॉल्व टू गेट लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। हम ये कह रहे हैं कि बाकी सब वैल्यूज हमें पता होंगी तो हम लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू निकाल पाएंगे। उतार लो। अगर हो सके तो आप रिवीजन करते वक्त हवाबाजी अवॉइड करो। जैसे जो आप में से बच्चे एवरेज हो या कम पढ़ते हो, आप यही पैकेज दोबारा लिख के देखो। आप इसे पढ़ो मत घर में। एक बार आप यहां लिख रहे हो या आप लाइव क्लास जैसे भी आप ले रहे हो, फिर घर जाके दोबारा एक बार मेरा चैप्टर पढ़ लो, चाहे ऊपर ऊपर से पढ़ लो, फिर से इस असाइनमेंट को लिखो, क्योंकि ये मामूली पैकेज नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच यू नीड टू रिवाइज। और आप देख रहे हो ये ज्यादा भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि खत्म नहीं हो रहे। 1 घंटे में तो हम एक चैप्टर खत्म कर ही देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब पूरे साल ठीक से नहीं पढ़ा या एंड में घबराहट है पूरा पैकेज पढ़ने में या इतना नहीं मेमोरी बन पा रही है, एट द सेम टाइम डायरी में जो ये अब महसूस कर रहे हो वो लिखते भी रहो कि मेरे ये हालात होते हैं, मेरे हाथ पांव कांपते हैं, मुझे डर लगता है। तो ये सब 12th में ना हो, इसके बारे में भी एक आंख जो है वो फ्यूचरिस्टिक भी होनी चाहिए। दर्शन शास्त्र जो हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ा माना जाता है हमारे कल्चर में, वो यही दर्शन शास्त्र फिलॉसफी है ही, ये चीज करके देखना। अब जो हो रहा है आपके साथ इसे ऑब्जर्व करो और लर्न फ्रॉम इट, कि जब हमने नहीं ठीक से पढ़ा होता तो कैसे हालत टाइट हो जाती है। यही बोर्ड में होगा अगले साल। इसलिए समय में जो भी हो रहा है इस पे उस पर नजर रखो, ऑब्जर्व करो कि ये कैसे हो रहा है। अगर आपने ठीक से ना पढ़ा हो तो कैसे घबराहट हो रही है, रैंडम थॉट आ रहे हैं, कईयों को आ रहा है कि हम गैप ईयर कर लेंगे, कईयों को आ रहा है कि 12th दोबारा कर लेंगे, 11th दोबारा कर लेंगे। जैसे हमारे अभी ये 12th वाले शुरू हो गए हैं, बड़ा कॉमन है। रोज एक बच्चा आएगा, सर आपका गैप ईयर के बारे में क्या ख्याल है? मैं कहा बहुत बढ़िया ख्याल है, गैप ईयर जून में होता है, पढ़ ले बैठ के। चल, क्या गैप ईयर आज हो जाएगा? तेरा बोर्ड का पेपर है 15 दिन के बाद, तू कह रहा है आपका गैप ईयर के बारे में क्या ख्याल है? और मैं हर एक से, कितने बच्चे आते हैं काउंसलिंग में, हर एक से मैं कहता हूँ तेरा लास्ट पेपर कब है? कोई कहता है जी 25 मार्च, कोई कहता है 21 मार्च। मैं कहा 21 मार्च शाम को आ जाओ, यहीं बैठा मिलूंगा। कोटा जाने का मन कर रहा है, कोटा जाएंगे। मैं कहा हाँ, तूने तो वर्तिका ढूंढनी है वहां जाके, तूने क्या करना है वहां जाके? वर्तिका ढूंढने जा रहा है। मतलब रैंडम थॉट, कोटा चले जाएंगे, गैप कर लेंगे, VMC कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे। आज जो है वो नहीं करेंगे, बस आगे आगे। अरे ये 15-20 दिन निकालो यार, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। क्या गैप ईयर आज हो सकता है क्या? आज भी तो 12 देनी पड़ेगी ना, तो गैप ईयर कैसा हुआ? पर यही मन है, मन की इसी हरकतों को समझना ही ध्यान है, इसी चीज पे ऑब्जर्व करना कि कैसे भटकाता है ये। आज से हटा देगा, फ्यूचरिस्टिक ले जाएगा, या पीछे ले जाएगा, हाय हाय हाय, हाई नहीं करा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, गिलानी भाव में ले जाएगा, या फिर आगे ले जाएगा कि आगे बहुत सुनहरा है यार, गैप ईयर करेंगे, फोड़ देंगे मतलब जाके। वो एक बड़ा अच्छा बच्चा है हमारा वैसे, और वो आया, कहता सर वो मन कर रहा है कि सारी साइंस दोबारा ढंग से पढ़ी जाए, तो मैं गैप ईयर करूंगा। मैं कह रहने दे, मैं IB में एडमिशन ले ले। अब MBA के बारे में सोच तू कि मैंने MBA फोड़ना है, दोबारा 12th फोड़ के क्या करना है? उसका प्लान है दोबारा 12th करने का, कि भैया अच्छे से करना है, मतलब अच्छा अच्छा क्या होता है यार, हो गया निकलो।
अच्छा होना होता तो हो जाता, कम से कम आगे कैरियर थोड़ी 12th से बनना है। अब जहाँ आईपी में एडमिशन होता है ले लो, एमबीए कर लो, बड़ा एम रखो कि अब की बार बिल्ली मारनी है, कैट का एग्जाम क्लियर करेंगे, आईएम अहमदाबाद से एमबीए करेंगे, उसकी तरफ बढ़ो। दोबारा 12th करके क्या निकालेगा बंदा पता नहीं यार। ये मैंने कहा है ना, इनको है शौक, कोई ना कोई नया एक शगुफा ले आएंगे, वो बोलेंगे हाँ जी सर इसके बारे में बताओ क्या ख्याल है आपका। तो आप इन चीजों से बचो। अभी जो समय बचा हुआ है पूरा फोकस, एक मन एक चित से पूरा फोकस इस पे रखो कि आपके एग्जाम अच्छे बीते। आओ जी 6 क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज फॉर्म बिटवीन एस एंड पीजेड। देखो जी, एस की शेप ये होती है, ये न्यूक्लियस हो गया, और मैं हमेशा कहता हूं व्हाट इज आईएनए, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जो हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं जेड एक्सिस। पी ऑर्बिटल कौन सा लाए हो, पी जेड। कौन सी ओवरलैपिंग होने जा रही है इनमें, इनमें कैसी ओवरलैपिंग होने जा रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग होने जा रही है, बिकॉज दोनों एक ही एक्सिस में है तो इसे एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो एस और पीजेड में सिग्मा बॉन्ड बनता है। डायग्राम बना के सीखेंगे जी, बनाओ। अगला आ रहा है पी एक्स एंड पी वाई, पहले ये बना लो। मैं तो पहले ही कहता हूँ जी, सब कुछ एकदम में ऑन करवा लेते हो। अभी मौसम बीच का है, थोड़ा बचना चाहिए। 2 एसी काफी हैं। जेड एक्सिस वो एक्सिस मानी गई है जो दोनों न्यूक्लियस के सेंटर से पास होती है। हाँ जी, सेकंड पार्ट आ रहा है क्वेश्चन का, पी एक्स और पी वाई में कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो ये मेरी जेड एक्सिस है, मान लो ये पी वाई है, वाई एक्सिस ले लेते हैं इसको, और मान लो ये पी एक्स है, इसको एक्स मान लेते हैं। बताओ जी, पी वाई और पी एक्स में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोई भी नहीं बनेगा। ना तो ये पैरेलल है ना ये एक्सियल है, दो ही तो बॉन्ड होते हैं। या तो ऑर्बिटल एक ही एक्सिस में आए तो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा, या दोनों पैरेलल हो, पाई। इनके बीच में अकल लगाओ ना, एक्स और वाई एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है, तो एक पी वाई आ रहा है और एक पी एक्स ऐसे आ रहा है, इनमें कोई टेक्निकली ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। सो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा जी, ये ओवरलैप ही नहीं करते। थर्ड पार्ट आ रहा है पी वाई एंड पी वाई। तो ये आपकी जेड एक्सिस है, दोनों पी वाई हैं, मतलब पैरेलल हो गए। इसका मतलब इनमें कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम टेक प्लेस इन द रिएक्शन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, तभी कह रहा हूँ इतनी काउंसलिंग देनी पड़ती है, बिकॉज हर बच्चा एक बार में समझता नहीं है। गो एंड राइट अगेन, इसी पैकेज को लिखो। छुट्टियां अगर आपकी होती हैं उसमें भी हो सके तो ये पैकेज एक बार लिखो, अगर 5-6 छुट्टियां मिल गई हैं तो आपको इसमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको AlCl3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। H का फॉर्मूला आपके लिए होता है, टीचर के लिए नहीं होता। एग्जाम में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखानी होती है। एल्यूमिनियम 3s2 3p1, ये देखो, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3। जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हो उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होस्ट में होने चाहिए। एल्यूमिनियम कौन है, होस्ट कौन होता है, जो एक होता है। जितने कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेड
एक था, हमने क्या कर दिया, एक्साइटेशन, इसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, इसे क्या बोल देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन का रूल होता है कि उसी शेल के किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। आप थर्ड शेल से फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकते। हाँ जी, इसके बाद क्लोरीन आएगी, अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगी, और वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे हम ऐसे एक काउंटिंग करवा देते हैं, एक गिनती करवाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक तेरा एक मेरा, इस प्रकार 3 बॉन्ड बन जाएंगे। एल्यूमिनियम ने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज करे बॉन्ड बनाने में, एक एस और 2 p। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम, sp2। 2 मिनट रुकेंगे। अब ये जो आपको AlCl4 माइनस बना हुआ है, ये कैसे बना है इसको आपको समझना है। AlCl3 बना हुआ था, देखो AlCl3 बन चुका था, क्लोरीन आ चुकी थी 3, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये देखो, और नोटिस करो एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ था, देख रहे हो, ये खाली पड़ा हुआ था। रिएक्शन आपके सामने है, AlCl3 से रेड करने के लिए कौन आया, Cl माइनस, Cl माइनस, क्लोरीन ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस में कितने होंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 8 हो गए। इसका मतलब क्लोराइड का ऑक्टेट तो पहले से ही पूरा, ये अपने साथ क्या लेकर आ गई है, लोन पेयर। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बनने वाला है, कोऑर्डिनेट। जब भी कभी एक एटम के पास खाली ऑर्बिटल हो और दूसरा लोन पेयर लेकर आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बन जाता है, कोऑर्डिनेट। तो ये क्लोराइड क्या करेगी, अपना लोन पेयर इस खाली ऑर्बिटल में डाल देगी या शेयर कर लेगी, ऐसे आप बोल सकते हो, और इस प्रकार चौथा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और अब आप देखो एल्यूमिनियम कितने ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, एक s और 3p। नोटिस करो, अब एल्यूमिनियम एक s और 3p ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, इस प्रकार आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन फ्रॉम sp2 से sp3। बना लो जी। H का फॉर्मूला आपके लिए, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा H के फॉर्मूले से। हाँ जी, आप बताओ क्या समझ में नहीं आया। आप रिएक्शन देखो क्या है, AlCl3 के साथ रेड करने कौन आया है, Cl माइनस। Cl माइनस का ऑक्टेट पहले से ही पूरा, देखो मैंने बना के भी दिखाया। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने तो आई नहीं है, उसका तो अट्ठा पूरा है। तो फिर आपको एकदम स्ट्राइक करना चाहिए, अगर कोई लोन पेयर लेकर आ रहा है, इसका मतलब बॉन्ड कौन सा बनने वाला है, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन, एक एटम खाली हाथ आएगा, दूसरा लोन पेयर लेकर आएगा, एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हमने मार्क करवाया आपको कि देखो ये ऑर्बिटल एम्प्टी था। चाहो तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल वाली लाइन यहां लिख लो, क्योंकि वहां फिर वो भर जाएगा तो लगेगा एम्प्टी कैसे। तो AlCl3 बनने के बाद एल्यूमिनियम का एक ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ था, Cl माइनस आई, लोन पेयर लेकर आई, क्लोराइड ने अपना लोन पेयर इस ऑर्बिटल के साथ शेयर कर दिया, इस प्रकार चौथा बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्योंकि एल्यूमिनियम अब 4 ऑर्बिटल यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, sp3 हो गया। पहले एल्यूमिनियम 3 ऑर्बिटल यूज कर रहा था, अब एल्यूमिनियम 4 ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp3। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोई भी टेस्ट देने के लिए, बाकी कामों के लिए इंस्टीट्यूट नहीं आएगा। अगर तो मुझे कोई क्लास लगानी होगी तो ही इंस्टीट्यूट आपको आना है, अदरवाइज इंस्टीट्यूट बंद रहेगा। राकेश 2 हफ्ते के लिए गांव जा रहा है, और मनप्रीत मैडम को भी कुछ काम है, वो 3 दिन की उनकी ऑफ है, छुट्टियां ली है उन्होंने। तो मंडे से इंस्टीट्यूट प्रॉपर शुरू होगा। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप इंस्टीट्यूट नहीं आओगे टेस्ट देने या बाकी किसी काम के लिए। हाँ, अगर मुझे लगा कि कोई क्लास रखवानी है, या हमारी अभी ये अगर ये कोर्स पूरा नहीं हुआ होगा रिवीजन का, देन हम उस टाइमिंग, जो टाइमिंग आपको देंगे उस पर फिर आप यहाँ क्लास के लिए आओगे। या ऐसा हो सकता है कि मैं रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लास के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं बता दूंगा कि मैं डाउट क्लास के लिए आ रहा हूँ, तब आप पर्सनली आ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट।
7 क्वेश्चन आ रहा है, ए पार्ट है। ये आयनिक कंपाउंड के बारे में 3 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। पहला, 2 मेन कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बोलो जी, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरा गेन करे। इलेक्ट्रॉन लॉस कब आराम से हो सकता है? जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो। इलेक्ट्रॉन गेन कौन आसानी से करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव हो। तीसरी कंडीशन पूछी नहीं है, तीसरी होती है हाई लैटिस एनर्जी। आंसर लिखो, 2 लिखने के लिए बोला है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल शुड हैव, फर्स्ट पॉइंट है मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम, फॉर एग्जांपल सोडियम पोटेशियम। Second, non-metal should have highly negative electron gain enthalpy. Non-metal should have highly negative electron gain enthalpy. Non-metal should have highly negative electron gain enthalpy. Example, fluorine, chlorine. Example, fluorine, chlorine. इसीलिए सोडियम और क्लोरीन के लिए या पोटेशियम और फ्लोरीन के लिए आयनिक बॉन्ड बनाना सबसे आसान होगा। बी पार्ट। हाँ जी, सॉलिड NaCl इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन NaCl एक्वस इज ए गुड कंडक्टर। वाई? बिजली पास करने का नियम, फ्री चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? फ्री चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पर हर बार वही नहीं होता है। और वो फ्री चार्ज पार्टिकल आयन भी हो सकता है, क्योंकि आप आयनिक कंपाउंड में खड़े हो। NaCl में आयंस हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस आर क्लोजली पैक्ड, दे कांट मूव। फ्री चाहिए, फ्री। NaCl को पानी में डालने पे या पिघलाने पे आयंस फ्री हो जाते हैं और उनमें बिजली पास हो जाती है। आंसर लिखो, इन NaCl solid, in NaCl solid ions are tightly packed. In NaCl solid ions are tightly packed, are not free to move. Ions are tightly packed, are not free to move, hence bad conductor, hence bad conductor. लिखो, इन NaCl एक्वस, पानी में डालने पे आयंस फ्री हो जाते हैं। पानी सुनामी बन के आता है, लैटिस की धज्जियां उधेड़ देता है, सारे आयंस बिखर जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इन NaCl aqueous ions are free to move, hence conduct electricity. Hence conduct electricity. C part है, why lithium iodide is soluble in ethanol. तो पहला सोच ये होनी चाहिए, इथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड को पानी में घुलना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेंजीन में, CCl4 में, कार्बन डाइसल्फाइड में, इथेनॉल में, एसीटोन में, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें घुलना नहीं चाहिए। उनमें कौन घुलते हैं? कोवलेंट। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड कोवलेंट सॉल्वेंट्स के अंदर घुल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, जिसे कौन एक्सप्लेन करता है? फजांस। कल भी क्वेश्चन आया था ऐसा एक। सी पार्ट लिखो जी, लिथियम आयोडाइड हैज हाई कोवलेंट कैरेक्टर। लिथियम आयोडाइड हैज हाई कोवलेंट कैरेक्टर। इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांस हैं। 50 रूल पर उन्होंने एक क्वेश्चन देना ही देना है। लिथियम आयोडाइड हैज हाई कोवलेंट कैरेक्टर।
एज पर फजांस रूल, एज पर फजांस रूल, FAJAN, hence dissolve in organic solvent, hence dissolve in organic solvent. फजांस क्या कहता है जी आपके रिवीजन के लिए? फजान कहता है अगर एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है और आयनिक कंपाउंड में केटाइन कैसा है, स्मॉल साइज या फिर हाई चार्ज, एनायन कैसा है, लार्ज साइज, हाई चार्ज, ऐसे कंपाउंड के कोवलेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फजान कहता है अगर साइज छोटा हो, चार्ज ज्यादा हो, तो पोलराइजेशन पावर केटाइन की क्या होती है, पोलराइजेशन पावर बढ़ती है, जिससे केटाइन एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींच के सेंटर में ले आता है, जिससे कोवलेंसी बढ़ती है। और अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचने देगा, हाई पोलराइजेबिलिटी। तो लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, साइज छोटा है, प्लस चार्ज ज्यादा है। आयोडाइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, साइज बड़ा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इनके कोवलेंट कंपाउंड बनाने की संभावना ज्यादा होती है। बहुत जगह बुकलेट में खाली रहती है, आप कहीं भी नोट कर सकते हो। इतनी मैनलीफ की टेबल में गैप नहीं जितनी हमारे खाली पेजेस हैं। हाँ जी, केटाइन में क्या लिखना चाहिए? केटाइन में तो प्लस चार्ज होता है, तभी हमने चार्ज लिख दिया ना। केटाइन में तो प्लस चार्ज ही होगा, एनाइन में माइनस चार्ज ही होगा। केटाइन हो या एनाइन हो, दोनों का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, केटाइन का प्लस चार्ज, एनाइन का माइनस चार्ज। अगला आ रहा है ड्रॉ रेजोनेंस इन कार्बोनेट, 8th क्वेश्चन। हालांकि फाइनल एग्जाम तक आते आते रेजोनेंस ऑर्गेनिक से आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे फिनॉल और नाइट्रोबेंजीन, बट ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने यही रेजोनेंस सीखी हुई है। तो ये कार्बोनेट है जी, इसमें एक माइनस चार्ज होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पाई बॉन्ड घुमाने हैं। जैसे क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज घुमा लो, जस्ट फील इट, इसे टर्न कर रहे हैं इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं मैं, तो टर्न कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड यहां आ गया, माइनस चार्ज यहां आ गया, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ गया। टर्न ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हैं। अब माइनस चार्ज यहां आ गया और पाई बॉन्ड ऐसे आ गया। रेजोनेंस का रूल था कि लोन पेयर वगैरह शो करने जरूरी होते हैं और वो सेम रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेम रहते हैं इन ऑल द स्ट्रक्चर्स।
ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रही है तो उस पर 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन अगर 1 बॉन्ड बनाती है तो उस पर 3 लोन पेयर आ जाते हैं। आप अगर लोन पेयर नहीं दिखाओगे आपके नंबर कटेंगे। यही मैं आपसे कहता हूं कंपार्टमेंट कैसे आती है। व्हेन यू हिट हार्ड, आप टूटे फूटे मन से काम नहीं करके आ सकते। अपने आप को इस बात के लिए ट्रेन करो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं उसको पूरी फोर्स के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ उसका आंसर लिखूंगा। तो पहले बोल देता ना, सारे खराब हो गए, अब बोल रहा है। बाकी नशेड़ी जो उतार रहे हो, नशा कर रहे हो क्या? हैं? नहीं बना लो स्ट्रक्चर। सो एक एक करके पाई बॉन्ड मूव करना चाहिए। ऑक्सीजन जो माइनस चार्ज बना रही है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 3 लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है। और जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है उसके पास 2 लोन पेयर है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। सो बाबर आपको समझा रहे हैं कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे पूरी ताकत से करो। टूटे फूटे मन से काम किए हुए का फायदा नहीं होता। आपके सामने अगर रिवीजन करवा रहा हूं तो पूरे दम से करवा रहा हूं, ऐसी कोई टूटा फूटा पैकेज 2-2 क्वेश्चन देके खत्म नहीं कर रहा। और ये कंसिस्टेंट पैकेज है, पीछे 4-5 सालों से हम यही पैकेज करा रहे हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजनिंग वो सब कहानियां चलती रहती हैं। बेसिक जिसका स्ट्रांग होगा वो सारे क्वेश्चन निकालेगा। एट द सेम टाइम ये भी समझा रहा हूं कि 5 फुल कोर्स टेस्ट दिए हुए हैं, उसे पढ़ो, डरो मत। कभी परफेक्ट डे नहीं आएगा मैं सारा सिलेबस कर लूंगा फिर मैं पढ़ लूंगा, कुछ फायदा नहीं है उसका। तू बस पढ़ ले, जो क्वेश्चन हो रहे हैं होने दे, सॉल्व आंसर पढ़ लो। पर एक बार 5 क्वेश्चन पेपर पूरे पढ़ लो, एक अलग ही एनर्जी मिलेगी आपको, एक अलग दिशा मिलेगी, सोचने का तरीका बदलेगा। जब आप अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे होगे तो आपको वो पढ़े हुए क्वेश्चन काम आएंगे कि अच्छा ऐसे सवाल आ जाता है। कुछ क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ ऐसे हो सकते हैं जो सिलेबस में ना हो। एडुकार्ट का है ये क्वेश्चन बैंक जहां से लिया है मैंने ये, तो आप मुझे रेफर कर सकते हो, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, पूछ सकते हो सर ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना। जो लगे बिल्कुल नहीं सुना हुआ इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अगला आ रहा है गिव एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग पोलर बॉन्ड। तो हम लगातार इसी का एग्जांपल देते हैं आपको, BeF2 का। अब देखो, बॉन्ड का पोलर होना और मॉलिक्यूल का पोलर होना अलग अलग बात होती है। अगर हम लोग बात करें तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होता है जिसकी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होती है। आप देख सकते हो कि यहां पे 2 डाइपोल हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पे 2 डाइपोल हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग सम डिस्टेंस। यहां पे 2 डाइपोल हैं, दोनों 180 डिग्री पे हैं। तो हम कहते हैं इनकी नेट डाइपोल मूवमेंट कैंसिल हो जाएगी और आंसर 0 आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। पोलर बॉन्ड क्या होता है? तो एक कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट के लिए एप्लीकेबल है। एक कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट एटम, जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करता है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बहुत ही फेमस, NF3 और अमोनिया के डायपोल मोमेंट में कंपैरिजन है। और ये तो एक ऐसा केस है जो जेई में नीट भी भरा हुआ है, जिन्होंने PYQ करे हैं वो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहां भी बहुत आया हुआ है। हाँ जी, ये अमोनिया है, पिरामिडल शेप होती है, और ये NF3 है, इसकी भी पिरामिडल शेप है। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तीनों डाइपोल की डायरेक्शन अपवर्ड है। नाइट्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तीनों डाइपोल की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। यहाँ पे जो फैक्टर डिसाइड करता है वो लोन पेयर की मूवमेंट है। लोन पेयर की भी डाइपोल मूवमेंट होती है, और जहां लोन पेयर रखा जाता है उसी तरफ उसी डायरेक्शन में वो दिखा दी जाती है। अब आप देख सकते हो उसके अंदर की जो नेट, ये लोन पेयर का डायरेक्शन हो गया, और ये तीनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन हो गई। तो आप देख सकते हो इसमें सारे वेक्टर्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। नतीजा, नेट डाइपोल मूवमेंट इज गोइंग टू बी वेरी हाई। इसमें क्या है, कुछ कैंसिलेशन इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर अलग डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा है और फ्लोरीन जो है वो अलग डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रही है। आंसर 0 आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन नेट डाइपोल मूवमेंट यहां पे कम हो जाएगी ड्यू टू कैंसिलेशन इफेक्ट। तो यहां पे डाइपोल्स का एडिशन इफेक्ट है, और यहां पे कैंसिलेशन इफेक्ट है। बना लो।